वेलकम बैक टू द सॉल्यूशंस ऑफ द मेडिकल लिटरेचर। मैं हूं डॉक्टर नंदिनी और आज हम पढ़ने वाले हैं एंटीनेटल केयर। एंटीनेटल केयर ये जो टॉपिक है वो सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि नीट, पीजी, आईएनआई सेट, एफएमजी, नर्सिंग एग्ज़ाम और क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो भी नोट्स आप देख रहे हैं इसे मैंने सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है और शायद आपको हमेशा के लिए याद रहे। चलिए शुरू करते हैं। ये जो एंटीनेटल केयर है, जो वर्ड है, ये दो वर्ड से बना हुआ है, ठीक है। एंटी मतलब बिफोर और नेटल मतलब बर्थ, ठीक है। और केयर, केयर मतलब देखभाल। जो बर्थ से पहले देखभाल की जाती है उसको हम बोलते हैं एंटीनेटल केयर। बेबी के पैदा होने से पहले प्रेग्नेंट वुमेन की कंप्लीट मेडिकल केयर और मॉनिटरिंग की जाती है, उसे एंटीनेटल केयर बोलते हैं। प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद, ठीक है, प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद से लेकर लेबर स्टार्ट होने तक डॉक्टर जो है वो रेगुलर इंटरवल पर मदर और बेबी दोनों की ही हेल्थ चेक करता है, ठीक है। सुपरविजन एंड केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन फ्रॉम कंसेप्शन टिल द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी टू एंश्योर द बेस्ट पॉसिबल आउटकम फॉर मदर एंड बेबी। इसका मतलब यही है कि जब प्रेगनेंसी कंफर्म हो रही है उसके बाद लेबर जब स्टार्ट होता है, मतलब टिल द एंड, जब लेबर पेन शुरू होते हैं तब तक जो डॉक्टर है वो रेगुलर चेकअप करता है, ठीक है, टाइम इंटरवल पर, और जिससे बेबी और मदर दोनों ही सही रहें और उनकी हेल्थ प्रॉपर रहे, ठीक है। अब आते हैं हम एम्स पर। और ये जो है इसका पर्पस सिर्फ ट्रीटमेंट देना नहीं होता, बल्कि प्रॉब्लम्स को होने से पहले ही डिटेक्ट और प्रिवेंट करना भी होता है। एंटीनेटल केयर का यही मतलब होता है, ठीक है। इसी वजह से जो एएनसी है, एएनसी को हम प्रिवेंटिव ऑब्स्टेट्रिक्स भी कहते हैं। अब आते हैं हम एम्स और ऑब्जेक्टिव पर। एम्स जो है, एम्स क्या क्या हैं इसके। ये सबसे पहला एम्स है हेल्दी मदर, ठीक है, एंश्योर गुड हेल्थ ऑफ मदर। जो मतलब ये है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर जो मदर का बीपी है वो नॉर्मल रहे, अनीमिया ना हो, जो डायबिटीज़ है वो कंट्रोल में रहे, कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन ना हो, तो हम ये इंश्योर करेंगे कि मदर की गुड हेल्थ है या नहीं। दूसरा ऑब्जेक्टिव है हेल्दी बेबी। हर विज़िट में डॉक्टर्स चेक करते हैं कि बेबी की ग्रोथ सही हो रही है या नहीं, नॉर्मल हार्ट बीट है या बच्चा घूम रहा है या नहीं, यूट्रस के अंदर बेबी कंफर्टेबल है या नहीं, तो ये हम इंश्योर करते हैं। इंश्योर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। अब तीसरा है डिटेक्ट एंड ट्रीट द कॉम्प्लिकेशन अर्ली। तो इसमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी को अर्ली आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए पेशेंट का बीपी 150-100 है, या जो हीमोग्लोबिन है वो सिर्फ 7 है, या फिर शुगर बहुत ज़्यादा आ रही है, तो उस प्रेगनेंसी को हम हाई रिस्क कैटेगरी में रखेंगे, या फिर हम उसे बोलेंगे हाई रिस्क प्रेगनेंसी, ठीक है। तो उसकी मॉनिटरिंग और ट्रीटमेंट भी जल्दी से जल्दी शुरू हो जाएगी। तो इससे डिटेक्ट होती है और ट्रीट होता है कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो ये डिटेक्ट और ट्रीट दोनों हम तरीके से दोनों कर सकते हैं, ठीक है। अब फोर्थ ऑब्जेक्टिव है प्रिपेयर मदर फॉर लेबर एंड लैक्टेशन एंड पेरेंटहुड। तो क्या है कि जो मदर को लेबर और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी हमें प्रिपेयर करना होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, फिफ्थ ऑब्जेक्टिव, मैटरनल और पेरीनेटल मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना। अब ये क्या मतलब, इससे क्या है कि अगर हम यहाँ अब हम मदर की हेल्थ को भी सही रख रहे हैं, फीटस को भी हम चेक करते जा रहे हैं, अब हम डिटेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, और ट्रीट भी कर रहे हैं अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, और मदर को भी तैयार कर रहे हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकली भी तैयार कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से क्या हो रहा है कि जो मदर और जो बच्चे की हेल्थ है, ठीक है, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उससे वो कॉम्प्लिकेशंस बच रहे हैं, तो उसकी बीमारी और मोर्टेलिटी ये रिड्यूस हो रही है। अब सिक्स्थ है अचीव सेफ मदरहुड। तो अब जब हम सारे चेकअप कर रहे हैं तो सेफ मदरहुड रहेगी, है ना, मतलब जो उसका जो ये पीरियड है वो अच्छा रहे, हम ये कोशिश करते हैं। अब आते हैं हम प्रिंसिपल्स पर। प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं इसके, 6A से इसको याद रखा जाएगा, ठीक है, और इसको हमें लाइन टू लाइन ही याद रखना है। तो ये जो है वैसे ये जो 6A's हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, मतलब नीट, पीजी और आईएनआई सेट ये सब में हम मतलब ये एग्जामिनर पूछ लेते हैं, वाइवा में पूछ लेते हैं, है ना। तो 6 है एसेसिबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी,
अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अप्रोप्रिएटनेस और एडिकेसी। तो इसमें क्या है, एसेसिबिलिटी का क्या मतलब होता है कि हर प्रेग्नेंट वुमेन तक हेल्थ सर्विस आसानी से पहुंचनी चाहिए। अवेलेबिलिटी का मतलब होता है जो डॉक्टर हैं हॉस्पिटल में, मेडिसिन, इन्वेस्टिगेशन, फैसिलिटी, ये सारी चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब है जो केयर है वो रिस्पेक्टफुल हो, पेशेंट के कल्चर और कंफर्ट का उसका ध्यान रखना चाहिए, है ना। अब अफोर्डेबिलिटी एएनसी इतनी महंगी ना हो कि पेशेंट ट्रीटमेंट ही ना करा पाए, अफोर्ड ही ना कर सके, तो एएनसी को हम ज़्यादा महंगा नहीं रखते हैं, ठीक है ना। हम ट्रीटमेंट को महंगा रखते हैं, सप्लीमेंट्स भी रेगुलरली देते रहते हैं। अप्रोप्रिएटनेस, हर पेशेंट को जो उसकी कंडीशन है उसके हिसाब से साइंटिफिकली करेक्ट केयर मिले। अब एडिकेसी क्या होता है, एएनसी जो है वो कंप्लीट उसका पैकेज होता है, ठीक है। बीपी चेक कर देना या एएनसी नहीं, मतलब जो बीपी है या फिर है ना हीमोग्लोबिन है, सिर्फ यही नहीं, सारी इन्वेस्टिगेशंस होनी चाहिए, सप्लीमेंट्स देने चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए, अगर इम्यूनाइजेशन की नीड है तो इम्यूनाइजेशन भी करना चाहिए और फॉलोअप भी उसे सजेस्ट करना चाहिए, ठीक है। यही पूरी मतलब एक पूरा ये पैकेज होता है। अब हम आते हैं रूटीन असेसमेंट पर, ठीक है। रूटीन असेसमेंट में क्या है कि कितनी पहले तो हम शेड्यूल एएनसी विज़िट देख लेते हैं। शेड्यूल एएनसी विज़िट कितनी विज़िट होनी चाहिए WHO के हिसाब से। तो जो मदर है वो 9 महीने की प्रेगनेंसी है, ठीक है, उसमें कम से कम 8 विज़िट तो होनी ही चाहिए, ठीक है। 8 विज़िट होनी चाहिए। तो जो सबसे पहली विज़िट है वो कम से कम 12 हफ्ते से पहले की होनी चाहिए, है ना, लेस देन 28 वीक। तो 12 हफ्ते से पहले की होनी चाहिए। जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन होगा उतनी जल्दी एनीमिया, डायबिटीज़, थायराइड, ब्लड ग्रुप, ऐसी चीज़ें मतलब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। और जो मतलब इसमें 3 कैटेगरी हैं, लेस देन 28 वीक, 28 टू 36 वीक और मोर देन 36 वीक। तो इसमें जो लेस देन 28 वीक है उसमें कम से कम 4 विज़िट हो जानी चाहिए और हर महीने पर हो जानी चाहिए। 28 टू 36 वीक के बीच में 2 विज़िट हो जानी चाहिए और वंस इन अ 2 वीक, 2 हफ्ते में एक बार हो जानी चाहिए, ठीक है। 36 वीक से ज़्यादा हो जा रहे हैं तो उसमें एटलीस्ट 2 विज़िट होनी चाहिए और 1 विज़िट इन 1 वीक। तो ये ऐसे करके ये टोटल 8 जो विज़िट हैं वो हो जानी चाहिए, ठीक है। हर विज़िट का यही पर्पज़ है कि बेबी की ग्रोथ सही हो रही है कि नहीं, बीपी मॉनिटर हो रहा है कि नहीं, मतलब बीपी कंट्रोल है कि नहीं, फीटल हार्ट रेट प्रॉपर आ रही है कि नहीं, और कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो उसे जल्दी डिटेक्ट हो जाता है। ये हर विज़िट में ये एक पर्पज़ है इन विज़िट्स का, ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस और ये सारी चीज़ें, सारे कॉम्प्लिकेशंस हमें पता चल जाते हैं। तो सप्लीमेंट्स प्रॉपर देने चाहिए इसमें, तो इसका ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। अब जो रूटीन असेसमेंट है, ठीक है, हमें हर विज़िट पर सबसे पहले डिटेल हिस्ट्री लेनी चाहिए। हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है ना। डॉक्टर्स जो हैं वो हिस्ट्री में मेंस्ट्रुअल के बारे में पूछते हैं, ठीक है, कितनी बार प्रेग्नेंट हुए, सारी मेडिकल, सर्जिकल, फैमिली हिस्ट्री पूछनी चाहिए। ड्रग्स कोई ले रही है कि नहीं, मतलब कोई मेडिकेशन चल रहा है पुराना कि नहीं, न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, सोशो इकोनॉमिक, ये सारी चीज़ें हमें पूछनी चाहिए कि इम्यूनाइज्ड है लेडी के नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं जनरल एग्जामिनेशन पर। डॉक्टर्स जो हैं वो वेट देखते हैं, बीपी मेजर करते हैं, पल्स चेक करते हैं, पैलर, एडिमा, हाइट, वेट, ये सारी चीज़ कंट्रोल में है, ठीक है, या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको फर्दर ट्रीटमेंट करना चाहिए। सिस्टमिक एग्जामिनेशन, उसे कोई दिल की, हार्ट की बीमारी तो नहीं है, ठीक है, कोई सांस की बीमारी तो नहीं है, कोई न्यूरो प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। ये सब हमें सिस्टमिक एग्जामिनेशन में पता चल जाता है। अब ऑब्स्टेट्रिक एग्जामिनेशन पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे तो उससे बेबी की फंडल हाइट मेजर की जाती है, बेबी की पोजीशन देखी जाती है, प्रेजेंटेशन एक्सेस की जाती है, ठीक है, फीटल हार्ट साउंड सुना जाता है। पर वेजाइना में देखते हैं तो मतलब कोई लीकेज तो नहीं है, कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें देख ली जाती हैं। ये सारी चीज़ें बताती हैं कि प्रेगनेंसी नॉर्मली प्रोग्रेस कर रही है या नहीं। अब आते हैं हम इन्वेस्टिगेशन पर। इन्वेस्टिगेशन हर प्रेग्नेंट वुमेन में हीमोग्लोबिन टेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि
वो ताकि वो अनीमिक है या नहीं, अनीमिया उसका डिटेक्ट हो सके, ठीक है। ब्लड ग्रुप और आरएच ग्रुप जो है वो फ्यूचर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न या आरएच इनकम्पैटिबिलिटी के लिए टेस्ट किया जाता है ना। अब यूरिन एग्जामिनेशन से हमें पता चलती है कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, प्रोटीनूरिया डिटेक्ट हो जाता है। ब्लड शुगर से जेस्टेशनल डायबिटीज़ डायग्नोस होती है, ठीक है। HIV, HbSAg, VDRL स्क्रीनिंग जो है मदर और बेबी दोनों की सेफ्टी के लिए की जाती है। अब ये जो ब्लड शुगर है वो जैसे कि बताया कि है ना जेस्टेशनल डायबिटीज़ के लिए किया जाता है। और अल्ट्रासाउंड भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटिंग स्कैन प्रेगनेंसी भी एज बताता है ना, जो अगर हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो TSH भी कराना होता है इसमें। और पैप स्मेयर वगैरह ये सब कैंसर डिटेक्टिंग के लिए है, ठीक है। ये स्क्रीनिंग हमें करा लेनी चाहिए अगर अफोर्डेबल है तो, ठीक है। ये जो है वो 18 to 20 जो 22 वीक है, और जब हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो एनोमली स्कैन भी एक कराते हैं, ठीक है। तो 18 to 22 वीक में इसकी एनोमली स्कैन से पता चल जाता है कि बेबी के ऑर्गन में कोई डिफेक्ट है या नहीं, एंटिडी वगैरह ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं, ठीक है। अब आते हैं हम सप्लीमेंट्स पर। सप्लीमेंट्स में जो है प्रेगनेंसी में सिर्फ मेडिकेशन इम्पॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। न्यूट्रिशन भी एक ट्रीटमेंट का पार्ट होता है। तो आयरन फॉलिक एसिड या आयरन और फॉलिक एसिड अनीमिया और एनटीडी को प्रिवेंट करता है, ठीक है। जो कैल्शियम है वो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन और बोन हेल्थ के लिए भी ज़रूरी होता है। जो और विटामिन डी जो हम देते हैं वो जो है वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए अच्छा होता है, मतलब जो कैल्शियम है उसको अब्जॉर्ब करने में इम्प्रूव करता है। सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद सेलेक्टेड पेशेंट में डीवॉर्मिंग की जाती है ना। पेशेंट को हमेशा ये समझाना होता है कि सप्लीमेंट्स डेली लेना बहुत ज़रूरी है। तो आयरन फॉलिक एसिड कितना देना चाहिए? 100 mg एलिमेंटल आयरन, 500 mg फॉलिक एसिड OD फॉर 180 डेज। कैल्शियम जो है 1 ग्राम पर डे फ्रॉम 14 वीक टिल डिलीवरी। फॉलिक एसिड जो है वो 400 माइक्रोग्राम OD दिया जाता है। ये एक महीने ये शुरू के 1 महीने या 3 महीने तक दिया जाता है, ठीक है। 4 वीक मतलब 3 मंथ, सॉरी 12 वीक मतलब 3 मंथ, है ना। तो ये दिया जाता है। विटामिन डी कितना दिया जाता है? 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। डीवॉर्मिंग टैबलेट एल्बेंडाजोल 400 mg सिंगल डोज आफ्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद देते हैं ये, ठीक है। और ये भी हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो फॉलिक एसिड है हम केवल 3 महीने तक फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक देंगे, है ना। अब बात करते हैं डेंजर साइंस की। डेंजर साइंस जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है, हमें मदर को ये बताना चाहिए, है ना। तो हर जो प्रेग्नेंट वुमेन को डिस्चार्ज से पहले ये सारे डेंजर साइन बताने चाहिए, ठीक है। जैसे कि वेजाइनल ब्लीडिंग है, सीवियर वॉमिटिंग है, पेशेंट की मूवमेंट अचानक कम हो जाए, है ना, सीवियर हेडेक हो जाए, फेस या हैंड में स्वेलिंग हो जाए, या कन्वल्जन हो, ठीक है, उसे दौरे पड़ रहे हों, या पानी लीक होने लगे, ठीक है। पानी लीक होने लगता है तो घर पर बिल्कुल वेट नहीं करना है, सीधा हॉस्पिटल जाना है। इसी काउंसलिंग से जो मदर और बेबीज़ हैं उनकी जान बच सकती है, ठीक है। ब्रेथलेसनेस, हाई फीवर, फिट्स, लीकिंग पर वजाइना, डिक्रीज फेटल मूवमेंट, ये सारी चीज़ों का हमें उसको बताना चाहिए कि ये खतरे के निशान हैं और आपको अगर ऐसी कोई चीज़ होती है तो आपको सीधे हॉस्पिटल जाना है ना। अब आते हैं हम टिटनेस टॉक्साइड इम्यूनाइजेशन पर। जब ANC के लिए तो कोई प्रेग्नेंट लेडी आती है तो हमें ये सजेस्ट ज़रूर करना है। अगर उसकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी है और उसके कोई TT नहीं लगा है तो 2 डोजेज़ लगती हैं, ठीक है। 2 डोजेज़ लगेंगी, एक तो जब वो आई है तभी और एक महीने बाद उसके, ठीक है। अगर उसने 1 डोज़ लगवा लिया है तो 1 डोज़ जो है वो 1 महीने बाद उसे लगवाना होगा। अगर उसने दोनों लगवा ली हैं तो और उसे 3 साल हो गए हैं, ठीक है, ये दोनों डोजेज़ लगवाए हुए, तो एक बूस्टर डोज़ लगनी होती है। अगर उसकी सेकंड प्रेगनेंसी है और उसने ये दोनों डोजेज़ लगवा ली हैं, ठीक है, तो उसे केवल 1 डोज़ लगवानी है अगर उसकी प्रेगनेंसी 3 साल से ज़्यादा की है तो, ठीक है। अब थर्ड डोज़ मतलब थर्ड प्रेगनेंसी है या फिर उससे ज़्यादा की प्रेगनेंसी है और उसने ये दोनों डोजेज़ ले लिए हैं तो उसे एक बूस्टर डोज भी लगवाना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं हम न्यूट्रिशनल एडवाइस पर। न्यूट्रिशनल एडवाइस
में क्या है कि सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में हमें 350 से ज़्यादा कैलोरीज, ठीक है, गेन करनी है। हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स और एडिक्वेट फ्लूइड। हमें उससे कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, ठीक है, और स्मोकिंग, अल्कोहल और ड्रग्स को अवॉइड करें और आयोडाइज सॉल्ट ले। तो ये डाइटरी इनटेक हमें उसका अच्छा रखने की एडवाइस करनी है, ठीक है। अब आते हैं मैनेजमेंट पर। मैनेजमेंट एल्गोरिदम में सबसे पहले ये है कि प्रेगनेंसी रजिस्टर होती है, ठीक है। प्रेगनेंसी के बाद हिस्ट्री और एग्जामिनेशन इम्पॉर्टेंट है, उसके पूरी डिटेल हिस्ट्री और एग्जामिनेशन किया जाएगा, ठीक है। रिस्क असेसमेंट देखते हैं उसके, अगर जो पेशेंट है वो लो रिस्क है तो उसकी जो एएनसी है वो रूटीनली की जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे उसकी जो डेट्स हैं एएनसी की, उस पे उसकी रूटीनली चेकअप किया जाएगा, अगर लो रिस्क है या फिर कोई रिस्क नहीं है, ठीक है। और अगर हाई रिस्क है जैसे कि हाई रिस्क में क्या क्या आता है, सीवियर अनीमिया, हाइपरटेंशन, ट्विंस, है ना, एलएससीएस, या फिर कोई हार्ट डिसीज़, तो इनमें क्या होता है, इनमें हमें स्पेशलिस्ट को दिखाना होता है या फिर रेफ़र कर देते हैं, या फिर क्लोज मॉनिटरिंग की नीड होती है। और जब अगर लो रिस्क है, ठीक है, तो रूटीन एएनसी तो चलती ही है, उसे हेल्थ के बारे में बताना है, उसे सप्लीमेंट्स देने हैं और इम्यूनाइज़ करना है, और जो उसे फॉलोअप के लिए भी आना है, ठीक है। ये है एएनसी का बेसिक एल्गोरिदम। अब आते हैं क्लिनिकल पल्स पर। अर्ली एएनसी मतलब बेटर आउटकम, जितनी ज़्यादा एएनसी और जितनी जल्दी वो आएगी, ठीक है, तो अच्छा रिजल्ट आएगा। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड एंटी-डी को प्रिवेंट करता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करता है। आईएफए थेरेपीज़ जो हैं वो अनीमिया को रिड्यूस करती हैं, लो बर्थ वेट को रिड्यूस करती हैं, और कैल्शियम सप्लीमेंटेशन प्री एक्लैम्पशिया को बचाता है। प्री एक्लैम्पशिया मतलब हाइपरटेंशन को बचाता है। न्यूट्रिशनल, रेस्ट, एक्सरसाइज, ये एक हेल्दी प्रेगनेंसी को इंडिकेट करती है। अगर ये कोई फीमेल कर रही है तो उसकी हेल्दी प्रेगनेंसी है। बर्थ प्रिपेयर्डनेस सेव लाइफ, और बच्चे को मतलब माँ को तैयार करते हैं और बच्चे को तैयार करते हैं, जिससे कि उन दोनों की ज़िंदगी बच सके, ठीक है। अब स्क्रीनिंग के लिए, स्क्रीनिंग इन एएनसी, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो है वो फर्स्ट विजिट में 28 वीक में और 36 वीक में इनमें हमें डिटेक्ट करना होता है, उनमें अनीमिया की स्क्रीनिंग होती है, ठीक है। अब ब्लड ग्रुप और आरएच ये फर्स्ट विजिट में ही पता कर लेना होता है सब वुमेन में। अब यूरिन आरएम हर विजिट में देखना पड़ेगा कि प्रोटीन और शुगर और इन्फेक्शन चेक करने के लिए, ठीक है, कि अगर प्रोटीन, मान लो यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो ये किसका साइन है, ये प्री एक्लैम्पशिया का साइन है ना। और उसमें शुगर आ रही है तो भी वो खतरे की बात है। इन्फेक्शन, अगर कोई इन्फेक्शन उसमें डिटेक्ट हो रहा है तो भी खतरे की बात है। अब ब्लड शुगर फर्स्ट विजिट में देख लेनी चाहिए, है ना, और एक 24 to 28 वीक में देख लेना चाहिए। अब जिससे कि डायबिटीज़ की स्क्रीनिंग हो सके। HIV, HbS-AG फर्स्ट विजिट में ये सब हमें इन्फेक्शन की स्क्रीनिंग करनी होती है। TSH अगर इंडिकेटेड है, ये सब मैंने यहाँ पे समझा दिया है, ठीक है। जो बॉक्सेस हैं वो मैंने यहाँ समझा दिए हैं ना, ये इन्वेस्टिगेशंस हैं, यहाँ मतलब मैंने डिटेल में बता दिया है। अल्ट्रासाउंड जो है, एक तो है ना 12 हफ्ते से पहले करना होता है, और एनोमेली के लिए मतलब एक तो डेट उससे पता चल जाती है जब हम 12 हफ्ते से पहले अंदर कराएंगे उसके, तो और जो एनोमेली के लिए स्कैन कराना होता है वो 18 to 22 वीक पर कराना होता है। और ये इससे क्या हेल्प मिलेगी, उसकी एक तो डेटिंग के लिए पता पड़ेगी, और उसके बच्चे में कुछ ऑर्गन वगैरह प्रॉपर बन रहे हैं या कोई एनोमेली तो नहीं है, तो उससे ये पता चलेगी, ठीक है। अब कुछ हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वाइवा के लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए, शॉर्ट आंसर्स जो हैं उनके लिए। मिनिमम एएनसी विजिट कितनी होनी चाहिए, 8। आयरन फॉलिक एसिड का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, 180 डेज़। कैल्शियम डोजेज़ 1 ग्राम पर डे, है ना। जो TT शेड्यूल है वो 2 डोजेज़ कम से कम हमें हर प्रेगनेंसी, मतलब जो फर्स्ट प्रेगनेंसी है उसमें तो 2 डोजेज़ लगवाने ही लगवाने हैं, ठीक है। एक तो जब वो आई है तब, है ना, और एक महीने बाद। फॉलिक एसिड 400 mcg। व्हेन टू स्टार्ट एएनसी, बिफोर 12 वीक, 1 महीने के अंदर ही हमें एक बार डॉक्टर को दिखाना होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा कैलोरीज रिक्वायर्ड 350 किलो कैलोरीज पर डे, ये हमें हर दिन कम से कम 350 किलो कैलोरीज उसे देनी ही है,
ठीक है। जो फीमेल है उसे लेनी ही है। डीवॉर्मिंग करानी है हर 12 वीक के बाद, एल्बेंडाजोल देनी है उसके लिए, है ना। इम्पॉर्टेंस ऑफ एएनसी, ठीक है। न्यूट्रिशन ऑफ डाइट, पर्सनल हाइजीन, ब्रेस्ट एक्सरसाइज, ब्रेस्ट केयर, डेंजर साइन, ये सब उसे फीमेल को और उसके घर वालों को हमें बताने चाहिए। अब ये सारी चीज़ें हमने देख ली हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, एटलीस्ट 8 एएनसी होनी चाहिए, आयरन फॉलिक एसिड का क्या डोज़ है, ठीक है, टिटनेस का क्या डोज़ है, कैल्शियम कितनी देते हैं, स्क्रीनिंग क्या क्या है, ठीक है, डेंजर साइंस, और आईएफए जो है वो एनीमिया को रिड्यूस करता है, लो बर्थ वेट को रिड्यूस करता है। तो ये तो हो गई अब सारी चीज़ें, है ना। ये हम एएनसी क्यों कराते हैं? एएनसी हम इसलिए कराते हैं ताकि इम्यूनाइजेशन और न्यूट्रिशन, रेस्ट, एक्सरसाइज, ये पर्सनल हेल्थ जो है वो हम अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। और ये अनीमिया को प्रिवेंट करता है, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, हाई रिस्क केसेस को स्क्रीनिंग करता है, ठीक है। एएनसी से हमें ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, वो कि जो कि मतलब पहले की पता है। तो ये एएनसी जो है इम्पॉर्टेंट है प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए। और इससे क्या होता है कि जो रिस्क फैक्टर हैं वो बच जाते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट है, सबको आना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। तो ये मैंने पूरा एग्ज़ाम के लिए मैंने प्रिपेयर किया है, ठीक है। अगर आपको ये पसंद आ रहा है और आपको चाहिए कि इसमें कुछ और चेंज हो सकता है, तो और मतलब ये मुझे ईज़ी लगता है, ठीक है। आप है ना इनको हर पेज पर ईज़ी मतलब अच्छे तरीके से साफ-साफ लिख सकते हैं, तो एग्ज़ामिनर को अच्छा भी लगेगा। अगर आप ये मैनेजमेंट को आप इस तरीके से लिखेंगे ना, तो उसे अच्छा लगेगा, ठीक है। आप थ्योरेटिकल लिखेंगे या आप है ना ऐसे एक पैराग्राफ लिख देंगे, तो ये हो सकता है कम मार्क्स मिले, लेकिन आप ऐसे लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मुझे ये भी बता सकते हैं। ये नोट्स जो हैं वो आप चैनल जॉइन करके भी ले सकते हैं, और ये नहीं तो मैं कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाल दूँगी, ठीक है। आप इसे वहाँ से भी ले सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।